अगला प्रश्न है लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद काव्य संग्रह के कवि कौन है? इसे किसने लिखा है? ऑप्शन में जो नाम दिए हैं देखिए, अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, लीलाधर जगूड़ी, बद्रीनारायण। तो दोस्तों इनमें से किसी का ये काव्य संग्रह नहीं है, ये है विनोद कुमार शुक्ल जी का। ध्यान रखें, विनोद कुमार शुक्ल जी का काव्य संग्रह है लगभग जय हिंद। और विनोद कुमार शुक्ल जी के नाम से एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा उनके नाम पर की गई है। ठीक है, तो आगामी समय में ये 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी को। अगला प्रश्न देखिए, गंगा तट। गंगा तट और संशयात्मा किसके काव्य संग्रह हैं? ऑप्शन कुंवर नारायण, राजेश जोशी, ज्ञानेंद्र पति, मदन कश्यप। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ज्ञानेंद्र पति। गंगा तट इनकी बहुत प्रसिद्ध जो रचना है, गंगा पर इन्होंने कविताएं बहुत सारी लिखी हुई हैं। हिंदी साहित्य में गंगा पर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी हैं तो वो ज्ञानेंद्र पति का नाम आता है। और संशयात्मा एक महत्वपूर्ण रचना है ज्ञानेंद्र पति की। क्या महत्वपूर्ण है वो हम इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। संशयात्मा पर ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। कब? 2006 में। तो ध्यान रखेंगे, संशयात्मा ज्ञानेंद्र पति, इस पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2006 में मिला हुआ। दोस्तों यूपी हायर की परीक्षा बहुत नज़दीक है, अभी भी समय है कि आप इस गद्य रचनाओं पर आधारित इस नोट्स को मंगाकर इसे रिवीजन कर सकते हैं बहुत तेज़ी से। 115 पृष्ठ का ये नोट्स है और सारी गद्य रचनाओं के महत्वपूर्ण तथ्यों को और उनसे जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट आप इसमें पा जाएंगे। तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कथाकार नासिरा शर्मा की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन कागज की नाव, जिंदा मुहावरे, कुइयाँ जान, पारिजात। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पारिजात। नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। कब? सन 2016 में। और उनका एक और उपन्यास है कागज की नाव। कागज की नाव पर उन्हें 2019 में व्यास सम्मान मिला है। कागज की नाव नाम से सुरेंद्र मोहन पाठक का एक थ्रिलर उपन्यास भी है और एक कृष्णचंद्र का भी उपन्यास है, लेकिन कागज की नाव जो नासिरा शर्मा जी ने लिखा उस पर 2019 में व्यास सम्मान मिला हुआ है। तो इन दोनों रचनाओं को, नासिरा शर्मा जी की जो दोनों रचनाएं हैं पारिजात और कागज की नाव, ध्यान रखेंगे इन पे पुरस्कार भी मिले हुए हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन 1893, 1900, 1910, 1936। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1910। हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो स्थापना वर्ष है वो 1910 है और इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। 1893 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखना है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। 1900 में सरस्वती पत्रिका से जुड़ा हुआ आप इसे मान सकते हैं और सुमित्रानंदन पंत के जन्म सन के रूप में इसे भी ध्यान रख सकते हैं। 1910 का आपने हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में, स्थापना दिवस के बारे में देखा ही। और 1936 को अगर आपको याद रखना हो तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, किरात नदी में चंद्रमधु, इस निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, अज्ञेय, कुबेरनाथ राय। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कुबेरनाथ राय। किरात नदी में चंद्रमधु ये कुबेरनाथ राय जी का निबंध है। इसका प्रकाशन वर्ष 1983 है, किरात नदी में चंद्रमधु। और कुबेरनाथ राय ये ललित निबंधकार माने जाते हैं। ध्यान रखना है ये किस तरह के निबंधकार हैं? ललित निबंधकार। और इनका प्रथम निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी 1968 में। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न से जब आप 3-4 पॉइंट एक साथ तैयार करते हैं तो आपको आसान होता है एक बड़े परिधि को कवर करना, क्योंकि जैसे ही आप एक प्रश्न से जुड़े हुए दाएं में उन पर मिलने वाले पुरस्कार, उनसे जुड़े हुए और कोई बातें कुछ कही गई है, आलोचकों ने कुछ कहा है, इन सब चीज़ों को जब आप एक साथ एक जगह कलेक्ट करते हैं तो आपका एक अच्छा नोट्स बनता है। और इसी तरह से हमने अपने हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स को भी तैयार किया हुआ है, जो कि आप सभी लोग
जिन लोगों ने ऑर्डर किया है, मंगाया हुआ है पिछले 5-7 महीनों में, वो सभी देख रहे होंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा कलेक्शन है। दोस्तों, इसके साथ ही एक सूचना आप लोगों के लिए कि हम मई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं कि एक निश्चित पैटर्न पे, एक नियमित ढंग से आपके पूरे सिलेबस को कवर किया जाए। आने वाली जो मध्य प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, राजस्थान की जो परीक्षा होने वाली है, साथ ही KVS TGT PGT की जो परीक्षाएं होंगी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनके सिलेबस को नियमित ढंग से हम एक कदम चलते हुए उसको पूरा करेंगे। अपने से पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू करिए, तो हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करके प्रतिदिन इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग जुड़ना चाहें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। फुटपाथ पर कुर्सी, ये किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन अनामिका, कात्यायनी, चंद्रकांत देवताले, मंगलेश डबराल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कात्यायनी। फुटपाथ पर कुर्सी काव्य संग्रह कात्यायनी का है। और इसी तरह की एक और रचना है, अगर आप ध्यान करेंगे तो वो है पत्थर की बेंच। पत्थर की बेंच किसकी कविता है? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चर्चित कविता है, बहुत जगह आप इसका जिक्र सुन लेंगे। चंद्रकांत देवताले जी की कविता है पत्थर की बेंच। और उसी तरह फुटपाथ पर कुर्सी, ये कात्यायनी का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस देखी होंगी वो यहाँ से सारे प्रश्नों को पहचान सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा, नहीं पढ़ पाए, समय नहीं मिला, कोई बात नहीं, यहाँ आप रिवाइज कर सकते हैं। तो हम सीधे उत्तर पर चलते हुए और उनके डिस्क्रिप्शन को, जो उसके साथ जुड़े हुए तथ्य हैं, उसे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि तेज़ी से हम रिवाइज कर लें। भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य, इसका सही उत्तर क्या है? मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे की ये आलोचनात्मक पुस्तक है। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखेंगे आप। मैनेजर पांडे 1941 में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य, जो प्रश्न में पूछा गया, 1993 में प्रकाशित है। साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 में प्रकाशित है। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989 में प्रकाशित है। उपन्यास और लोकतंत्र, ये भी इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है, 2013 में प्रकाशित है। तो इतनी बातें आप मैनेजर पांडे जी से ध्यान रखेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता की मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नंदकिशोर नवल। इनका जन्म वर्ष ध्यान रखना है, 1937 है। कभी भी क्रम वाले प्रश्न आएंगे और नंदकिशोर नवल का नाम रहे ताकि आप आसानी से समझ सकें कि 1937 उनका जन्म वर्ष है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें भी आप ध्यान रखिए, हमने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ उनके नाम। कविता की मुक्ति 1980 में, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र 1982 में। निराला कृति से साक्षात्कार सन 2000 में। निराला काव्य की छवियाँ सन 2002 में। कविता पहचान का संकट सन 2006 में। बहुत प्रसिद्ध ये पुस्तक है, कविता पहचान का संकट। ठीक है, तो इतने पुस्तक नंदकिशोर नवल जी का आपको ध्यान रखना है। और यूपी हायर के नोट्स और हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान पुरस्कार, रचनाकार विशेष से संबंधित हमारा ये हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स है। कुल इस समय ये 215 पृष्ठों का नोट्स हो चुका है और इसका मूल्य है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, लोकवादी तुलसीदास नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? विश्वनाथ त्रिपाठी। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जन्म 1933 में हुआ है, ध्यान रखना है। इनकी प्रसिद्ध आलोचना पुस्तकें हिंदी आलोचना नाम से 1970 में प्रकाशित हुई। इसमें हिंदी के महत्वपूर्ण जितने आलोचक, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नगेंद्र, नंदकिशोर नवल, इन सब पे उनकी आलोचनात्मक दृष्टियों को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। यूपी हायर के पाठ्यक्रम में जो आलोचकों के नाम दिए गए हैं, आप देखेंगे 6वां या 7वां खंड है, वो पूरे के पूरे इस पुस्तक पे आपको मिल जाएंगे। लोकवादी तुलसीदास 1974 में है ये पुस्तक, जो प्रश्न में पूछा गया है। इतनी बातें आप इनके बारे में ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, निम्न आलोचकों का जन्म क्रम के आधार पर
क्रम स्थापित कीजिए। नाम है रांगे राघव, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, अमृत राय। तो इन सभी के नाम में क्रम से कौन सा सेट होगा? सबसे पहले अगर देखें तो रामविलास शर्मा 1912 में आते हैं और ये बी और डी में है, लेकिन आप जब मिलाते चलेंगे तो आपको रामविलास शर्मा 1912, मुक्तिबोध 1917, अमृत राय 1921 और रांगे राघव 1923 में। तो ये आपका बी वाला उत्तर सही होगा। आप यहाँ से इसे ध्यान रख सकते हैं। 1912 में रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध 1917 में, अमृत राय 1921 में, रांगे राघव 1923 में। तो इसे पूरा आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोआब। दोआब नामक समीक्षात्मक ग्रंथ या समीक्षात्मक संग्रह किस लेखक का है? ऑप्शन शिवदान सिंह चौहान, शमशेर बहादुर सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। इनकी जो प्रसिद्ध ये रचना है दोआब 1947 में है और कुछ गद्य रचनाएं 1989 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किस कविता संग्रह की भूमिका को कहा जाता है? यानी छायावादी कविता को ही रोमांटिक कविता के नाम से आप सभी जानते हैं। रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो या छायावादी कविता का मैनिफेस्टो पल्लव की भूमिका को, और पल्लव किसकी रचना है? पंत जी की। पंत जी का जन्म वर्ष 1900 है, हमने आपको बताया ही था। पल्लव का प्रकाशन 1928 में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी पुस्तक की जो भूमिका है उसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, घोषणा पत्र के रूप में कहा जाता है। पंत को चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इतनी बातें इस प्रश्न के बहाने आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक कबीर का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1941। 1941 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक का शीर्षक ही है कबीर। अब देखिए इनकी महत्वपूर्ण सभी कृतियों को आप यहाँ रिवाइज कर लीजिए। सूरदास पर जो कृति लिखी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1930 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, कबीर वाली पुस्तक हमने बताया 1941 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। ये मैराथन क्लास है, ये लंबी क्लास हो सकती है, आप इसे ठहर कर भी देख सकते हैं या कंटिन्यू अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो देख सकते हैं। लंबी क्लासेस से बोरियत जरूर होती है, लेकिन यहाँ जितने भी प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं वो सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूपी पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे लोग या आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी की दृष्टि से, केवीएस पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा हो, सब में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बोर होने की ज़रूरत नहीं है, अपने ध्यान को बनाए रखें। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की संत परंपरा। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 ईस्वी में ये प्रकाशित पुस्तक है, आलोचनात्मक कृति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है परशुराम चतुर्वेदी। इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ये उत्तरी भारत की संत परंपरा, इसे आप ध्यान रखेंगे, 1951 में है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही मिलान कौन सा नहीं है? काव्य मनीषा सही है, भगीरथ मिश्र की पुस्तक है। निर्मला जैन रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र ये भी सही है। डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत पुस्तक ये भी सही है, 1965 में, 64-65 मानी जाती है। शिव कुमार मिश्र सौंदर्य शास्त्र के तत्व ये गलत है, सौंदर्य शास्त्र के तत्व ये कुमार विमल जी की पुस्तक है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपको, यही आपका सही उत्तर है क्योंकि ये सही नहीं है। मार्क्सवादी साहित्य का चिंतन 1973 में शिव कुमार मिश्र जी का नाम आया था, इसलिए उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक मार्क्सवादी साहित्य का चिंतन 1973, और सौंदर्य शास्त्र के तत्व ये जो है कुमार विमल के 1967 में। इन दोनों रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता का उत्तर जीवन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन निर्मला जैन, मलयज, प्रेमानंद श्रीवास्तव, कुंवर नारायण। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है परमानंद श्रीवास्तव। कविता का उत्तर जीवन परमानंद श्रीवास्तव जी की पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक है ये।
अंतिम दशक की कविताओं को और साथ ही 21वीं शताब्दी का पहला दशक जो है यानी 2001 से 2010 के बीच तक की जो कविताएं हिंदी में लिखी जा रही थी उनका मूल्यांकन बहुत अच्छे से नए कवियों के ऊपर इन्होंने किया हुआ है। कविता का उत्तर जीवन परमानंद श्रीवास्तव, इनका जन्म 1935 ईस्वी में है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें देखिए, कविता का अर्थात 1999 में है, ध्यान रखिएगा। कविता का उत्तर जीवन 2004 में, दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों 2005 में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि परमानंद श्रीवास्तव जी ने किस कविता आंदोलन को चलाया। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव बुक्स आप पढ़ते होंगे सब में ये आपको मिल जाएगा कि परमानंद श्रीवास्तव किस कविता आंदोलन के प्रवर्तक थे। कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित निबंधकारों का जन्मक्रम के आधार पर क्रम चुनें। नाम है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, लाला श्रीनिवास दास और प्रेमघन। बालकृष्ण भट्ट 1844 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र का आप सभी जानते हैं 1850 में, लाला श्रीनिवास दास 1851 में और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 में। ये इनका क्रम है। इनके जन्म वर्ष को ध्यान में रखें। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लासेस में ये पूरा एक पूरी लिस्ट बना करके आपको प्रस्तुत की हुई थी, जिसमें महत्वपूर्ण जो भारतेंदु युग और सन 1900 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण रचनाकार थे उन सभी का जन्म वर्ष इसमें दिया हुआ है। तो हम इसे पढ़ेंगे नहीं, आप इसे चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग सभी रचनाकारों का यहाँ पर आपको मिल जाएगा जन्म वर्ष। देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मातृभाषा का सच्चा सेवक मानते हैं किंतु उनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि का नहीं मानते? तो वो थे काशीनाथ खत्री। काशीनाथ खत्री जी को मातृभाषा का सच्चा सेवक कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन हैं? तो भ्रूण हत्या निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध निबंध है अंग्रेजों से भारतीयों का जी क्यों नहीं मिलता। कभी भी ये नाम आए कि ये निबंध किसने लिखा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बाकी महत्वपूर्ण निबंधों को आप सभी जानते ही होंगे, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। अन्य जो हैं, जो ऐतिहासिक कोट के निबंध उन्होंने लिखे, वो मणिकर्णिका, काशी, रामायण का समय। तो इतिहास और पुरातत्व संबंधी निबंध भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे हुए हैं, तो उनमें मणिकर्णिका। अब मणिकर्णिका से आपको ध्यान आएगा 2013 या 14 में तुलसीराम की आत्मकथा है मणिकर्णिका, है ना। तो ये इसे ध्यान रखें, मुर्दहिया और मणिकर्णिका दो हैं। अब इनके जन्म, इन दोनों रचनाओं के क्रम क्या थे, वर्ष क्या थे, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, जुआरी खुआरी नामक प्रहसन के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। जुआरी खुआरी नामक प्रहसन, ध्यान रखेंगे, जुआरी खुआरी प्रताप नारायण मिश्र और प्रहसन विधा। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, संगीत शाकुंतल भी इनकी लावनी के ढंग पर गाए जाने वाली खड़ी बोली में पद्यबद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है, उन्होंने अपना पत्र का नाम क्या है बताना है। उन्होंने अपना पत्र गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस पत्रिका के विषय में ये बात कह रहे हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, आपको ध्यान रखना है। और शुक्ल जी लिखते हैं इस पत्रिका के बारे में और बालकृष्ण भट्ट के बारे में कि बालकृष्ण भट्ट ने अपना पत्र हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी बातें इस प्रश्न के बहाने देखिए कि हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष 1877 मासिक रूप से निकलती थी प्रयाग से। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके बारे में लिखा है कि सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक और नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध ही अपने पत्र में लगभग 30 वर्ष तक निकालते रहे। तो हिंदी प्रदीप लगभग 30 वर्ष तक निकालते रहे बालकृष्ण भट्ट जी।
अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए राधाचरण गोस्वामी ने किस नाटक की रचना की? इसका सही उत्तर है सती चंद्रावली। सती चंद्रावली इस नाटक का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, राधाचरण गोस्वामी ने अमर सिंह राठौर लिखा। अमर सिंह राठौर किसने लिखा? राधाचरण गोस्वामी ने। सती चंद्रावली राधाचरण गोस्वामी जी की ही रचना है, ठीक है, ध्यान रखना है। राधाकृष्ण दास, राधाकृष्ण दास के नाटक कौन से हैं? पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी, या पद्मावती पूछ लेगा, पद्मावत नहीं पद्मावती, या मेवाड़ कमलिनी, तो आपको ध्यान रखना है राधाकृष्ण दास। अब ये राधाकृष्ण दास थे कौन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे और इन्होंने ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के सती प्रताप नामक अधूरे नाटक को पूरा किया। तो आपको यहाँ से दो बातें ध्यान रखनी हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का सती प्रताप नाटक अधूरा था, उसे पूरा किया राधाकृष्ण दास ने। काशीनाथ खत्री, काशीनाथ खत्री का नाटक है विधवा विवाह, ठीक है। आपने, अगर आपको ध्यान होगा, ऊपर के प्रश्न में काशीनाथ खत्री के बारे में देखा कि इन्हें ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मातृभाषा का सच्चा सेवक भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए एक प्रश्न जो हमने बताया उसी से रिलेटेड कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई कौन थे जिन्होंने सती प्रताप नामक अधूरे नाटक को पूरा किया? तो हमने आपको बताया राधाकृष्ण दास जी थे, बाबू राधाकृष्ण दास, और इनका नाम आपको कई रेफरेंस में ध्यान रखना है। सती प्रताप नाटक को जो भारतेंदु का था उसे पूरा किया ही इन्होंने। ये नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति भी थे, यानी नागरी प्रचारणी सभा की जब स्थापना हुई तो स्थापना करने वाले लोगों में कई लोग थे, 3 लोगों का नाम आता है, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन राधा कृष्ण दास जी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे, ठीक है। और इनका एक छोटा सा रूपक नाटक भी है दुखनी बाला नाम से। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन, राधा कृष्ण दास, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो कौन शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बाबू राधा कृष्ण दास। बाबू राधा कृष्ण दास नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करने वालों में नहीं थे, बल्कि ये प्रथम सभापति थे नागरी प्रचारणी सभा के। बाकी इन तीनों का नाम आपको हमेशा याद रखना है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करने वालों में ये अग्रणी लोग थे और इन्हीं 3 का नाम आता है, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में। ये सारी बातें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। और नागरी प्रचारणी पत्रिका इसी सभा से निकली 1896 में, यानी 93 में स्थापना होती है और 96 में नागरी प्रचारणी पत्रिका निकाली जाती है। और ये शोध पत्रिका रहती है एक तरह से, हर तरफ से रिसर्चेस जितने भी हिंदी साहित्य के होते हैं प्राचीन ग्रंथों को लेके, वो इसमें प्रकाशित की जाती थी। अगला प्रश्न है, नागरी के प्रचार प्रसार के लिए किसने अपनी संपूर्ण संपत्ति रजिस्ट्री करके नागरी प्रचार का झंडा उठाया? ये सब हमने पढ़ाया हुआ है अपनी पिछली क्लासेस में। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पंडित गौरी दत्त ने। पंडित गौरी दत्त ने अपनी पूरी रजिस्ट्री कर दी संपत्ति जितनी भी थी नागरी के प्रचार के लिए, और साइकिल उठा करके नागरी का झंडा लेकर के चल पड़े गांव-गांव नागरी के प्रचार करने। इन्होंने गौरी नागरी कोश की रचना की। इन्होंने प्रणाम या अभिवादन करने वालों को उसके बदले जय नागरी कहना शुरू किया। तो प्रश्न में कई बार पूछा जा चुका है कि जय नागरी कह करके प्रणाम या अभिवादन करने वाला कौन था? तो पंडित गौरी दत्त, ठीक है। अब इनकी रचना कौन सी बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं, वो बताएं कमेंट करके। अच्छा लगेगा हमें कि आप सभी अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं। नागरी लिपि को दूर रखने के लिए ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध एक अनुसंधान पूर्ण पुस्तक अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा किसने लिखी? यानी ब्रिटिश सरकार उस दौर में ये नीति थी कि नागरी लिपि को
हर तरीके से सरकारी कामकाज और लोग से दूर कर दिया जाए किसी तरीके से, उस पर एक अनुसंधान परक पुस्तक लिखी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा के नाम से। बहुत बड़ी पुस्तक अंग्रेजी में लिखी उन्होंने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आचार्य रुय्यक की रचना कौन सी है? ऑप्शन काव्य प्रकाश, काव्य आदर्श, अलंकार सर्वस्व, काव्य अलंकार सूत्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? आचार्य रुय्यक की रचना कौन सी है? अलंकार सर्वस्व। ध्यान रखेंगे। काव्य प्रकाश, मम्मट, काव्य आदर्श, दंडी, काव्य अलंकार सूत्र किसका है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में पहला वेब पोर्टल कौन सा था? बहुत महत्वपूर्ण है, जो देवनागरी लिपि और आधुनिक संचार माध्यमों की दृष्टि से जो प्रश्न बनते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, हिंदी भाषा के अंतर्गत, उसमें ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय भाषाओं में पहला वेब पोर्टल कौन था? इसका सही उत्तर है webdunia.com। अब इसके बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें हम पढ़ लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। यह किसी भी भारतीय भाषा का पहला वेबसाइट है। इस पोर्टल के जनक विनय छजलानी थे। 23 सितंबर 1999 को यह पोर्टल इंटरनेट पर आया। 1997 में इंटरनेट पर पहले भारतीय भाषाई समाचार पत्र नई दुनिया को लाने का श्रेय भी इसी वेब दुनिया को है। ठीक है, तो पहला कोई भारतीय समाचार पत्र, भारतीय भाषा का समाचार पत्र इंटरनेट पर आया तो वो था नई दुनिया नाम से। ये दैनिक जागरण, नवभारत, दैनिक भास्कर, इन सब का कोई नाम नहीं था। नई दुनिया नाम से पहला भारतीय भाषाई समाचार पत्र आया और इसे लाने का श्रेय वेब दुनिया को है, विनय छजलानी जी को है। अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी लिपि में प्रथम ईमेल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सूबी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। देवनागरी लिपि में प्रथम ईमेल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय जाता है इनको। इस सॉफ्टवेयर कंपनी के प्रबंध निदेशक विनय छजलानी के प्रयासों से 6 फरवरी 1999 को ईमेल सेवा देवनागरी लिपि में आरंभ हुई। वैसे ईमेल सेवा बहुत पहले आरंभ हो गई थी। कब हुई थी ये जब आप कंप्यूटर वाला हिस्सा पढ़ रहे होंगे जो फर्स्ट पेपर के लिए, वहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन देवनागरी लिपि में जब बात आएगी तो 6 फरवरी 1999 में देवनागरी में ईमेल सेवा प्रारंभ हो गई थी। भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुसूची में हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के प्रबंध का प्रावधान है? तो किस भाग और किस अनुसूची में? इसका सही उत्तर है भाग 17 और अनुसूची 8वीं। 8वीं अनुसूची में ही 22 भारतीय भाषाएं हैं और ये प्रावधान संविधान के भाग 17 में है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ये पूछ लिया गया था। हिंदी भाषा के संबंध में संविधान में अनुच्छेद जो 343 से 351 है उसे मुंशी आयंगर फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, जो 343 से 351 आप संविधान में हिंदी भाषा के संबंध में प्रावधान पढ़ते हैं, उसका एक अन्य नाम भी है मुंशी आयंगर फॉर्मूला। अगला प्रश्न देखिए, सन 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात, 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 344 में वर्णित है। ध्यान रखेंगे इस बात को, और ये बात भी साथ में कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। इसके बारे में और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए, इस आयोग का गठन बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कुल 21 सदस्य थे। इस आयोग ने, राजभाषा आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन सौंपा और 57 में संसद के समक्ष इसे रखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपनी कहानियों की भाषा के विषय में हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट नहीं हो जैसा संकल्प करने वाले कौन थे? इंशाअल्लाह खां। वो कहते थे कि मैं जिस तरह की भाषा का प्रयोग करूंगा अपनी कहानियों में, उसमें हिंदवी का छुट और किसी बोली का पुट नहीं होगा। तो दोनों ये बात इंशाअल्लाह खां से जोड़ के आप ध्यान रखिएगा। मध्यकाल में हिंदवी दिल्ली के आसपास की भाषा थी।
जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का अभाव था। यानी जो हिंदवी थी वो हिंदी फारसी अरबी फारसी के शब्दों से अलग थी और दिल्ली के आसपास बोली जाती थी। देखते हैं अंतिम प्रश्न, अभी हम यहाँ देखते हैं। प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल में हम इतने ही देखते हैं, 35 प्रश्नों को ही। 35 प्रश्न और जो बच रहे हैं वो हम अपनी अगली क्लास में आपको बताएंगे। यूपी हायर की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपको बहुत मदद मिलेगी इन प्रश्नों से। प्रश्न देखिए, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा जी की हैं। सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें भी देख लीजिए। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार 1930 में प्रकाशित हुआ। उसकी भूमिका कौन लिखा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो पहला ही काव्य संग्रह, देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि किसी कवि के पहले काव्य संग्रह पर कोई बहुत बड़ा कवि भूमिका लिख दे। तो निहार 1930 में पहला संग्रह प्रकाशित होता है और हरिऔध जी ने उसकी भूमिका लिखी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि हरिऔध जी अपने समय के कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित थे। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको परीक्षाओं में बहुत मदद करेंगी। आगे हमारे कई सारे प्रश्न हैं लेकिन अभी हम 35 प्रश्नों पर ही अपना स्टॉप देते हैं। आप सभी भी ऊब गए होंगे या ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा होगा। हम अगली क्लास में फिर से सारी चीज़ों को लेकर के आपके पास आएंगे और हमारे नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा आसानी से। दोस्तों, हमारा प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें। समय पर सूचनाएं मिलती रहेंगी, हम जुड़े रहेंगे ताकि जो भी नई सूचना हो आपको आसानी से मिल जाए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ उपयोगी क्लासेस, उपयोगी प्रश्न, उपयोगी पॉइंट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। आशीष हिंदी एकेडमी आपके लिए सारे प्रयास ऐसे करेगा जो आपकी परीक्षाओं में मदद करेगी। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।